हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक मज़ेदार वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रथा अधिनियम। इसमें हम संपूर्ण अधिनियम को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और इसमें जितनी भी धाराएं होंगी उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि दहेज प्रथा अधिनियम महिला सुपरवाइज़र में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है, क्योंकि अभी जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दहेज प्रथा से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगी। तो कोशिश करेंगे अपन इसमें कि जितनी भी धाराएं होंगी उनको याद करेंगे, क्योंकि एक तो धाराएं एग्ज़ाम में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1961, तीसरा है 1971 और चौथा है 1985। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1961। मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो भारत में कब लागू हुआ ये? तो ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। इसको कैसे याद रखेंगे? जुलाई से रख लेना याद जूली। तो जूली को क्या दिया? दहेज दिया। महीना अपन लोग इसका जो मंथ होगा ना, अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रथा अधिनियम के अनुसार यदि किसी महिला को विवाह के 7 वर्षों के भीतर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा? मतलब अगर किसी महिला की शादी हो गई है और उसको विवाह के 7 सालों के भीतर उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और उसी दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे? हत्या बोलेंगे, आत्महत्या बोलेंगे, कि दहेज मृत्यु बोलेंगे, कि दुर्घटना बोलेंगे? तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि इसको क्या बोलेंगे? दहेज की मृत्यु, दहेज मृत्यु बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध किस श्रेणी में आता है? मतलब इसमें जो अपराध होगा उसको अपन लोग किस श्रेणी में रखेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है संज्ञेय गैर जमानती, दूसरा ऑप्शन है असंज्ञेय जमानती, तीसरा ऑप्शन है असंज्ञेय गैर जमानती और चौथा ऑप्शन है संज्ञेय जमानती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संज्ञेय और गैर जमानती। एक किस धारा में अपन को देखने को मिलता है प्रावधान? धारा 8 में। कौन सी धारा में देखने को मिलता है प्रावधान? धारा 8 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? मतलब जो दहेज निषेध अधिनियम है, अगर इसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको मैक्स टू मैक्स कितने वर्षों की सजा दी जा सकती है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 7 साल। मतलब 7 साल तक की इसको अधिकतम सजा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? अगर आप दहेज मांगते हो तो आपको कितनी सजा हो सकती है? तो इसको आपको याद रखना होगा कि अगर आपने दहेज मांगा है तो आपको पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा ऑप्शन है 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 5 साल और चौथा ऑप्शन है 7 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपने दहेज मांगा है तो आपको अधिकतम 5 साल तक की क्या हो सकती है? आपको सजा हो सकती है। और ये किस धारा में आता है? धारा
4। ठीक है, अब धारा याद करने का आखिरी में अपन सारी जितनी भी धाराएं उनको अपन एक साथ याद करने का कोशिश करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह में दिए गए उपहारों को, मतलब जो शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते हैं उपहारों को किस स्थिति में वैध माना जाएगा, मतलब जो उपहार देते हैं उनको किस स्थिति में अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि भैया वैलिड है, इनको अपन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है यदि वे स्वेच्छा से दिए गए हों। दूसरा ऑप्शन है यदि उनका मूल्य 50,000 से कम हो। तीसरा है यदि उन्हें वर वधू की सहमति हो। और लास्ट ऑप्शन है यदि वे लिखित रूप में दर्ज किए गए हों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि वे लिखित रूप में दर्ज किए गए हों। अगर उपहार को अपन लोग लिखित रूप में दर्ज करा देते हैं तो उपहार वो क्या माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज से संबंधित अपराधों की सुनवाई कौन करता है। मतलब धारा 7 में क्या बोला है कि अगर इसमें कोई अपराध करता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा। तो पहला ऑप्शन है सत्र न्यायालय करेगा, कि दूसरा ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट करेगा, तीसरा ऑप्शन है प्रथम न्याय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, कि चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपराधों की सुनवाई करेगा धारा 7 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम की निगरानी करने वाली प्रमुख एजेंसी सरकारी एजेंसी के रूप में कौन है या कौन सी है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है केंद्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मतलब इसको CBI बोलते हैं, तीसरा है मानवाधिकार और चौथा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर सही होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अगर आपसे इसमें पूछे कि इसमें कुल धारा कितनी है, इस एक्ट में कुल धारा कितनी है, तो कुल कितनी धाराएं, 10 धाराएं हैं। कैसे याद रखोगे इसको, कितने रुपए का दहेज दिया, 10 रुपए का दहेज दिया या लिया, तो कितने रुपए का दहेज लिया या दिया, 10 रुपए का लिया, तो टोटल धाराएं कितनी हो जाएंगी, 10 धाराएं हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। मतलब संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो महिलाओं के प्रति भेदभाव होते हैं उनको समाप्त करने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 15। इसमें बोला गया है कि यदि किसी महिला के प्रति भेदभाव हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है संविधान का, अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4A किससे संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, दहेज मृत्यु, दूसरा ऑप्शन है दहेज मांगने की सजा, तीसरा है झूठे मामले दर्ज कराने की सजा, और लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें चौथा, दहेज उत्पीड़न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 झूठे मामले दर्ज कराने की सजा। मतलब अगर आपने झूठे मामले को दर्ज करा दिया है तो आपको धारा 4A के तहत क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। और धारा 4 जो A है उसमें एक और बात बोलता है, वो बोलता है कि विज्ञापन पर प्रतिबंध, इस पर विज्ञापन पर प्रतिबंध। अभी आप इसको याद रख लो, लास्ट में इसको मैं ट्रिक से आपको सारी धाराएं याद करा दूंगा। ठीक है, आपको आप याद रख लो कि धारा 4A में क्या है, विज्ञापन पर प्रतिबंध भी
का भी प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में दहेज निषेध अधिनियम लागू कराने के लिए किस समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण रही है? मतलब ऐसी कौन सी समिति थी जिसने इस एक्ट को लागू कराने के लिए अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है? पहला ऑप्शन है इसमें मलीमथ समिति, दूसरा है वर्मा समिति, तीसरा है जस्टिस JS वर्मा समिति और चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग समिति। तो इसको आप लोग स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्मा समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम के तहत अधिकतम आर्थिक दंड कितना लगाया जा सकता है? मतलब जो ये अधिनियम है तो इसमें ये बोला गया है कि आप इसको मैक्स टू मैक्स कितना आप इसको आर्थिक दंड लगा सकते हो। तो देखते हैं भैया इसका क्या होगा। पहला ऑप्शन है 10,000 रुपये मैक्स टू मैक्स, दूसरा है 25,000 रुपये मैक्स टू मैक्स, तीसरा है 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा, और चौथा है दहेज की कुल राशि के बराबर या उससे अधिक। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन डी, दहेज की कुल राशि के बराबर या उससे अधिक। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? दहेज की कुल राशि के बराबर या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? मतलब जो दहेज की डेफिनेशन है वो किस धारा में है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा है धारा 4 और चौथा ऑप्शन है धारा 5। तो इसका आंसर क्या होगा सही? धारा 2। मतलब धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? दहेज की परिभाषा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, और आप मेरे को कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस एक्ट पर चाहिए है। मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 किससे संबंधित है? आपको लोड नहीं लेना है, मैं आपको जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। अभी एक बार ना आप सिर्फ मेरे साथ धाराएं पढ़ लो, फिर एक साथ सारी धाराओं को लेंगे अपन और उसको याद करेंगे, और उसमें कितनी क्या किस धारा में सज़ा का प्रावधान है उसको भी अपन लोग देख लेंगे। तो आपको लोड नहीं लेना है, एक बार अपन का ये हो जाए। और मैंने लास्ट में जैसे व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है केस स्टडी के रूप में कि अगर आप होते तो कुछ ऐसा अपराध होता तो आप क्या करते, मैंने दहेज से संबंधित वैसे प्रश्न भी आपके लिए रखे हैं, तो उसको अपन लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो। पहला ऑप्शन है दहेज की परिभाषा, दूसरा है दहेज मांगने की सज़ा, तीसरा ऑप्शन है दहेज की जब्ती और चौथा है विवाह की वैधता। तो धारा 4 क्या बोलता है भैया? धारा 4 बोलता है दहेज मांगने की सज़ा। ठीक है, तो धारा 4 क्या बोल रहा है? धारा 4 बोल रहा है दहेज मांगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी कार्यक्रम दहेज प्रथा के खिलाफ काम करता है? मतलब ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो दहेज प्रथा के खिलाफ कार्यक्रम करता है, मतलब दहेज अगर तुम लोगे तो उसके खिलाफ। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है कन्या सुरक्षा योजना, तीसरा है लाडली लक्ष्मी योजना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। मतलब जिसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो भी शामिल है, कन्या सुरक्षा योजना भी शामिल है, लाडली लक्ष्मी योजना भी शामिल है और
तीनों शामिल है इसमें। अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि जो लाडली लक्ष्मी है वो कब शुरू हुई है, इसको कब शुरू किया गया और इसका मंत्रालय कौन सा था। और आप मेरे को ये भी बताओगे कि जो पंख अभियान है, पंख अभियान ये किस योजना के तहत चलाया गया और पंख का फुल फॉर्म भी आप मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है दहेज की परिभाषा, दूसरा है दहेज देने और लेने की सज़ा, तीसरा है दहेज मांगने की सज़ा और चौथा ऑप्शन क्या है, दहेज के अधिकार की रक्षा। तो धारा 3 क्या बोलती है? दहेज लेने और देने की सज़ा। याद रखना है, मैंने आपको कल बताया था कि मोस्टली एक्ट में धारा 3 में दहेज मतलब उसकी परिभाषा दी हुई होती है, लेकिन दहेज निषेध एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें धारा 3 में परिभाषा नहीं दी गई है, धारा 2 में दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 3 में क्या है? दहेज देने और लेने की सजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? मतलब अगर आपने कुछ अपराध कर दिया है तो भैया आपके खिलाफ किस कोर्ट में सुनवाई होगी? तो इसका पहला ऑप्शन है जिला न्यायालय, दूसरा है सत्र न्यायालय, तीसरा है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और चौथा है उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होगा? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का मतलब जो होगा वही क्या करेगा? आपकी सुनवाई करेगा न्यायालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 बार। इसको भी आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से वो ईयर हैं जिसमें इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महिला की शादी के कितने समय के भीतर यदि उसकी क्या हो जाए? असामान्य मृत्यु होती है तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। मतलब क्या बोल रहा है वो कि कोई महिला है, अगर उसकी मतलब शादी के कितने साल के अगर उसके अंदर अगर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, असामान्य मृत्यु, याद रखना असामान्य की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो उसे दहेज हत्या माना जाता है। मतलब कितने साल में पूछा है वो। अगर उसकी 1 साल में मृत्यु होती है तो, अगर 3 साल में होती है तो, अगर 7 साल में होती है तो, और अगर 10 साल में होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर 7 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज हत्या क्या होगा? माना जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आप ये देख लेना। ऑप्शन भले ही चेंज हो जाएंगे लेकिन आंसर वही रहेगा और क्वेश्चन भी यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक अपन ने सारे जितने धाराओं वाले क्वेश्चन थे अपन ने सारे देख लिए हैं। अब हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही धाराओं के क्वेश्चन खत्म होंगे मैं आपको धाराएं याद करना सिखा दूंगा कि धाराएं कैसे याद करना है ट्रिक्स के माध्यम से। तो चलो देखते हैं, यहीं पे देख ले रहे हैं अपन लोग। 1 सेकंड में इसको रेज कर दूं। देखिए सबसे पहले अपन को देखना है धारा 3 से। धारा 3, तो धारा 3 में क्या बोलता है वो कि दहेज लेना और दहेज देना, ये बोलता है। ठीक है, और इसमें सज़ा कितनी है? तो इसमें सज़ा है 5 वर्ष। मतलब मैक्स टू मैक्स आप उसको कितने साल की सज़ा दे सकते हो? 5 साल की आप सज़ा दे सकते हो। और जुर्माना कितना लगेगा?
या तो 15,000 रुपये या जितनी राशि का था उतना, मतलब जितनी राशि का जो दहेज था या जितनी राशि का जो कुछ भी था उतना जुर्माना लगेगा। तो किस में बोलता है? धारा 3 में। मतलब धारा 3 में वो क्या बोल रहा है? मैक्स टू मैक्स 5 साल तक की सज़ा होगी आपको, मतलब 5 साल और 15,000 रुपये। और अगर 15,000 रुपये के अलावा भी अगर जितनी राशि की वो चीज़ होगी उतना आपको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। अब इसको याद कैसे रखना है? धारा 3। तो 3 मतलब आपको याद रखना है, 3 मतलब टीना। मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि जिसका अभी मैं इसमें नाम लेता हूं, कृपया अगर वो अपने ऊपर ना लें, मैं सिर्फ ट्रिक के लिए नाम ले रहा हूं। तो टीना, 3 से आपको क्या याद रखना है? टीना। तो टीना को क्या दिया? टीना को दहेज देना है और लेना है। टीना से, सॉरी इसको आप से कर लो, टीना से क्या करना है? टीना से दहेज लेना है और देना है और लेना है। टीना मतलब धारा 3, दहेज लेना और देना। तो क्या बोला मैंने? टीना से दहेज लेना है और उसको क्या करना है? दहेज देना भी है। तो टीना मतलब धारा 3। धारा 3 में क्या बोला है? 5 साल तक की मैक्स टू मैक्स सज़ा होगी और 15,000 रुपये तक का क्या होगा? जुर्माना होगा। ठीक है, आपको याद हो गया ये। अब देखते हैं दूसरा, मतलब धारा कौन सी है? धारा 4। धारा 4 क्या बोलती है? दहेज मांगना। अगर दहेज मांगने संबंधी प्रावधान, आप दहेज मांगोगे तो कितनी क्या सज़ा होगी? तो देखते हैं। अगर आपने दहेज मांगा है तो आपको 6 माह से लेके 2 साल तक की आपको क्या हो सकती है? आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है? थोड़ी आपको हंसी आएगी ट्रिक सुन के। दहेज में चारा मांगा भैया, कोई सोना चांदी मांगता है, इसने क्या मांगा? दहेज में चारा मांगा। चारा मतलब धारा 4। ठीक है, तो दहेज में क्या मांगा भैया? उसने चारा मांगा। और उसकी क्या बनी थी? दहेज लेने और देने। तो भैया उसकी क्या थी ट्रिक? टीना से दहेज लेना है और टीना को दहेज देना है। तो धारा 3 और धारा 4 क्या है? दहेज में क्या मांगा? दहेज में चारा मांगा। चारा मतलब धारा 4 और मांगना मतलब दहेज मांगने वाला प्रावधान। और एक और इसमें धारा है, धारा 4A। इसमें बोला गया है विज्ञापन पर प्रतिबंध। मतलब इसमें है कि अगर आप विज्ञापन के थ्रू अगर आप बोलोगे कि भैया मैं आपको इतने रुपए दूंगा, आप मेरे लड़के या लड़की से आप मेरी शादी कर लीजिए, तो वो भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पहले इसकी सज़ा देख लेते हैं। इसमें सज़ा का क्या है? इसमें है 6 माह से 5 साल तक की आपको सज़ा होगी, प्लस 15,000 रुपये का क्या होगा? आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको धारा 4 का क्या याद कराया था कि दहेज में क्या मांगा? चारा मांगा। अब भैया चारा मांग लिया तो उसने क्या किया? भैया उसने बोल दिया कि देखो इसने चारा मांगा, तो उसने क्या कर दिया? उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। उसने क्या कर दिया? उसका विज्ञापन दे दिया कि भैया देखो इसने मेरे लिए दहेज में क्या दिया है? चारा दिया। तो उसने क्या किया? 4A का विज्ञापन। मैं इसको बता रहा कैसे रिलेट करोगे। 4A का विज्ञापन किया। 4A मतलब 4 और 4A मतलब 4A है ना। उसमें क्या था? चारा था, तो चारा मतलब सिर्फ 4 आएगा और 4A मतलब 4A हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? 4A का विज्ञापन किया। याद हो गया है आपको? चलो यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं धारा 5। सिर्फ महत्वपूर्ण धाराएं करेंगे। इसमें टोटल 10 धाराएं हैं, तो उसमें से भी अपन सिर्फ महत्वपूर्ण धाराएं करेंगे। ठीक है, धारा 5 में क्या बोलता है? दहेज देने या लेने का करार
शून्य होना या शून्य कर दिया जाएगा। यदि आपने दहेज दिया है या आपने लिया है तो उसका जो एग्रीमेंट है, मतलब जो समझौता होगा, वो क्या होगा, वो शून्य कर दिया जाएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, 5 से आपको याद रखना है पंच। पंच मतलब जो गांव में पंच सरपंच लोग होते ना उसको। तो क्या है इसका कि पंचों के द्वारा क्या कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। तो किसने किया था शून्य, तो पंचों के द्वारा शून्य कर दिया गया है। तो धारा 5। धारा 3 में मैंने क्या बोला था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। धारा 3 में क्या है, टीना से दहेज लिया और टीना को दहेज दिया। धारा 4, दहेज में क्या मांगा भैया, दहेज में चारा मांगा, और चारा मांगा तो उसने क्या कर दिया, उसका विज्ञापन कर दिया, तो 4A हो गया। और धारा 5 में क्या है, जो करार था वो पंच किसने शून्य कर दिया भैया, पंचों ने। धारा 5 मतलब शून्य कर दिया है। ठीक है, याद हो गया है आपको। अब आपको एक धारा का नाम याद रखना है इसमें कि धारा 6। धारा 6 में बोलता है कि जो दहेज का पत्नी या उसके जो उत्तराधिकारी के लाभ लिए होना, मतलब इसमें जो दहेज होगा वो पत्नी का या उसके उत्तराधिकारी के लिए होगा। वो ये धारा 6 में बोला है। इसमें और भी फैक्ट हैं, इसको आप एक बार अगर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर और डेप्थ में आपको चाहिए है तो। बाकी अगर आप इसका याद रख लेंगे तो आप भी कॉमन सेंस से फिर कराएंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो धारा 6 में क्या बोलता है, वो उत्तराधिकारी संबंधी उसके क्या है, प्रावधान है कि वो दहेज ले सकता है। और धारा 8 को जो धारा 8 थी, धारा 8 उसको मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें क्या था कि वो गैर जमानती होगा और संज्ञेय होगा, जो वो अपराध होगा उसके लिए। तो अपन को सिर्फ इतनी ही धाराएं देखना है 10 में से, इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और हाँ, जो ये धारा 3 है, ये एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसकी सजा भी वो अब पूछ सकता है, जिसका अप्रैल में तो उसको तो पूरा याद करना ही है, क्योंकि अभी एग्जाम का सुन रहे कि लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो शायद अप्रैल वालों के लिए थोड़ा और हार्ड पेपर आना शुरू हो जाए, तो अपन को तो पूरा याद करना है भैया। ठीक है, चलो अब देखते अपन जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उनको अपन लोग देख रहे हैं। तो मैं इसको एक बार साफ कर दूं, चलो इतना ही रहने दे रहा है, जिससे थोड़ा साफ सा दिखने लगेगा। देखो, रीना की शादी में उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दहेज लिया। क्या किया भैया, इसने दहेज लिया। शादी के 1 साल बाद रीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह मामला किस धारा के अंतर्गत आएगा, मतलब क्या था कि रीना की जो शादी हुई तो उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए का दहेज लिया। मैंने आपको बताया था कि दहेज लेना और देना, दहेज लेना और देना किस धारा में आता है, टीना ने लिया था, मैंने आपको बताया। तो धारा 3 और 4 मतलब मांगना भी और लेना और देना भी, तो मैंने बताया था। चारा मांगा धारा 4 और धारा 3 टीना ने दहेज लिया और दिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रामू की बहन की शादी में उसने उपहार स्वरूप एक कार दी। क्या दी, उपहार में उसने क्या दी, एक कार दी। बाद में जो लड़की के ससुराल वालों ने पैसे की मांग की, भैया उसको पहले कार दे दी उपहार में, फिर वो क्या बोलने लगे, भैया हमारे लिए आप पैसे दो। तो इस स्थिति में क्या दहेज निषेध अधिनियम लागू होगा, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कार स्वेच्छा से दी गई थी। दूसरा बोलता है हाँ, क्योंकि शादी के बाद अतिरिक्त मांग करना अपराध है। तीसरा नहीं, क्योंकि दहेज केवल नगद होता है। और चौथा है हाँ, लेकिन केवल अगर लड़की शिकायत दर्ज कराए। तो नहीं भैया, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि अगर शादी के बाद अगर आप अतिरिक्त मांग करते हो तो भैया वो क्या होगा, अपराध होगा। अगर आप उसने मांग नहीं की होती, उसने स्वेच्छा से दी होती, तो भैया कोई अपराध वो था ही नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मनीष के परिवार ने शादी से पहले लड़की के परिवार से 10 लाख दहेज मांगा। भैया इसमें क्या मांगा, आपको तो कीवर्ड पकड़ने, मांगा। ठीक है, लड़की के माता पिता ने यह रकम देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण शादी टूट गई।
तो इस स्थिति में कौन सा अपराध बनता है भैया? इसमें मांगा को आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आप लगाओगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लेना आप। पहला है कोई अपराध नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई है। दूसरा, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध है। तीसरा, IPC धारा 498A लागू होगी। और चौथा है यह केवल नैतिक मुद्दा है, कानूनी नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि टीना ने क्या किया, दहेज मांगा और दिया, मतलब लेना देना दोनों उसने किया था। तो ये क्या है भैया, धारा 3 के तहत क्या होगा भैया, ये अपराध होगा। ठीक है, चलो। अगर इसमें धारा 4 भी होती तो धारा 4 भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलो। रवि की शादी में दुल्हन के माता पिता ने उसे 1 लाख का गिफ्ट दिया। कितने लाख का दिया? 1 लाख का गिफ्ट दिया, उपहार दिया। बाद में दुल्हन के ससुराल वालों ने उसे पैसे मांगे। भैया इसमें भी उसने क्या किया, पहले गिफ्ट दे दिए, अब वो पैसे मांगने लगे। यह दहेज माना जाएगा कि नहीं, ये पूछ रहा है वो। नहीं, ऑप्शन पहला है नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए उसने स्वेच्छा से दिया था। दूसरा है हाँ, क्योंकि शादी के बाद पैसे मांगना अपराध है। तीसरा, केवल तभी अगर दुल्हन शिकायत करे। और चौथा, नहीं, क्योंकि भारतीय कानून में गिफ्ट और दहेज अलग अलग होता है। तो भैया ये भी कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन हो गया कि हाँ, क्योंकि शादी के बाद पैसा मांगना क्या है भैया, अपराध है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि वो धारा ही नहीं पूछेंगे। और ऐसा जो ये क्वेश्चन है सेम ऐसा तो नहीं बोला चाहिए, हाँ, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि उसमें धारा नहीं पूछी थी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है, पूजा को उसके पति ने दहेज के लिए घर से निकाल दिया। जो पूजा थी उसके पति ने क्या किया, दहेज के लिए उसको घर से ही निकाल दिया। उसने महिला हेल्पलाइन पर भैया क्या किया, फ़ोन किया। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? पहला है पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए। दूसरा है महिला आयोग से संपर्क कराना चाहिए। तीसरा है कोर्ट में केस दर्ज करना चाहिए। और लास्ट क्या है, कुछ नहीं कर सकती। तो भैया FIR, ये भी कॉमन सेंस का हो गया। तो समझ रहे हो आपकी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। या तो वो टफ बनाएगा, तो मैंने आपको पहले करा दिया कि धाराओं से वो पूछ लेगा, नहीं तो वो तो ये वाले केस स्टडी वाले तो पूछ लेगा ही, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों में झूठे आरोपों को रोकने के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए थे? पहला है पुलिस तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकती। दूसरा है केस दर्ज करने से पहले जांच आवश्यक होगी। तीसरा है दहेज कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति गठित की गई। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भैया इसका ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो तीनों इसका उपरोक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, मीरा ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। वह किस प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है? पहला है केवल कोर्ट। दूसरा है महिला आयोग। तीसरा स्थानीय पंचायत, केवल, है ना, केवल मैंने बताया था कि ये नेगेटिव चीज़ हो जाती है। और चौथा है कोई विकल्प नहीं। तो इसका क्या होगा, महिला आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुधा ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस किया, कुछ समय बाद तलाक हो गया। वह अभी भी कानूनी कार्रवाई जारी रख सकती है? पहला है नहीं, क्योंकि तलाक हो गया है। हाँ, अगर उत्पीड़न हुआ है तो केस जारी रहेगा। तीसरा, केवल अगर पति दोबारा शादी करे। चौथा, नहीं, क्योंकि दहेज मामला केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है। तो ये ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा हाँ, ऑप्शन बी, हाँ, अगर उत्पीड़न हुआ है तो केस जारी रहे, मतलब तो केस जारी रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दहेज निषेध अधिनियम 1961 मुस्लिम विवाहों पर भी लागू होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया कर आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे ऐसी आपको वीडियो चाहिए है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक कानून है। दूसरा, नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग होता है। तीसरा, केवल अगर महिला हिंदू हो। और चौथा, नहीं, क्योंकि दहेज निषेध अधिनियम केवल हिंदू विवाहों पर लागू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका ऑप्शन ए होगा हाँ, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक कानून है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब पे क्या होगा, लागू होगा। तो यहाँ पे अपना ये सेशन ख़त्म होता है। आप मेरे से जुड़े रहे, आपका इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं एक अगले नए मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।